हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। आज के वीडियो में हम लोग आपके सवाल लेने वाले हैं। दिस इज एपिसोड नंबर 2 ऑफ पीसी मिथ्स, जहां पे हम लोग आपके सवाल लेते हैं एंड जवाब देते हैं आपको एकदम आसान भाषा में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। गेमिंग एंड एडिटिंग पीसीज बाय करने के लिए आज ही विजिट करें पीसी किंग स्टोर को, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें टू बुक योर पीसी। हम आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपका पीसी अच्छे से बिल्ड करके टेस्ट करके शिप भी कर देंगे आपके डोर स्टेप तक। एड्रेस, फोन नंबर, गूगल मैप लोकेशन लिंक ऑल इन डिस्क्रिप्शन। अब पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे मोबाइल लेजेंड की तरफ से। पूरा नाम इनका नहीं दिख रहा क्योंकि मोबाइल में पूरा नाम कभी कभी दिखता नहीं है। 8600G लेने का सोच रहा हूँ मैं, इसमें कौन सा जीपीयू लगा सकता हूँ? बॉटलनेक इशू, इंटेल i5 13400F। कौन सा लूं? लो बजट है जीपीयू, बाद में ऐड करूंगा एक ही बार सिर्फ गेमिंग के लिए RTX 4060 के साथ। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो 13400F आपको 12,000 के आसपास देखने को मिल जाता है एंड 8600G आपको 18,000 के आसपास देखने को मिलता है। तो अगर आपका बजट कम है तो 8600G को छोड़ के 13400F पे भी जा सकते हो, लेकिन वहां पे ये बात हो जाएगी कि आपका मतलब प्लेटफॉर्म अपग्रेडेबल नहीं रहता है। उसके बाद आप कितना ही अपग्रेड कर लोगे। 8600G लोगे तो एक तो वो प्रोसेसर का सिंगल कोर परफॉर्मेंस भी ज्यादा है, तो गेम्स में आपको थोड़ी ज्यादा एडवांटेज रहेगी। बाकी मल्टी कोर परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, जबकि 13400F 10 कोर्स का है एंड 8600G 6 कोर 12 थ्रेड का है। लेकिन 8600G का सिंगल कोर ही इतना पावरफुल है कि वो 10 कोर के प्रोसेसर के बराबर आ जाता है इंटेल के 13-14 जेन के। सो 4060 के साथ कोई भी बॉटलनेक नहीं होने वाला है, आराम से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन 13400F एंड 8600G के साथ आप मैक्स टू मैक्स अगर 1080p रिजोल्यूशन पे खेलने वाले हो तो अप टू 5060 Ti 16GB या RX 9060 XT 16GB तक लगा सकते हो विदाउट एनी बॉटलनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8500G में क्या प्रॉब्लम है भाई 8600G के मुकाबले? 8500G के ऊपर मैंने ये पहले वीडियो बना रखा है। उसमें एक PCI लिमिटेशन का प्रॉब्लम है कि उसमें 4x4 लेन्स में ही Gen 4x4 लेन्स में मैक्सिमम आपका GPU चल पाएगा थ्रू द CPU। तो उसके वजह से बहुत ज्यादा बैंडविड्थ का लिमिटेशन आ जाता है। आप हाई एंड GPU लगाओगे ना तो 8500G पे आपको बॉटलनेक देखने को मिलेगा, मतलब बैंडविड्थ बॉटलनेक। जो वो मदरबोर्ड का PCI स्लॉट होता है उससे पर्याप्त मात्रा में डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो FPS कम हो जाते हैं। डिटेल में जानने के लिए वो वीडियो को देख लेना भाई। किसी भी मदरबोर्ड में ब्लूटूथ या वाईफाई कैसे ऐड करते हैं पीसी में? देखो, अगर आपने अच्छा मदरबोर्ड ले रखा है जिसमें वाईफाई या AC लिखा हो मदरबोर्ड के बॉक्स पे या मदरबोर्ड का मॉडल नंबर में, वाईफाई मतलब उसमें वाईफाई ब्लूटूथ दोनों आता है, या फिर AC भी लिखा रहता है कई मदरबोर्ड में। अगर नहीं है तो आपको अलग से या तो डोंगल खरीदना पड़ेगा वाईफाई ब्लूटूथ का एक साथ इंटीग्रेटेड। एक सिंगल USB डोंगल भी आता है TP-Link का, और भी बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं। लेकिन जो कंबाइंड वाले होते हैं ना, मतलब एक ही USB में ब्लूटूथ भी है वाईफाई भी है, और स्पेशली USB वाले उतने अच्छे नहीं होते। अगर आपको एकदम हाई स्पीड चाहिए तो आपको एंटीना वाला लेना पड़ेगा। अब एंटीना वाले में भी दो तरीके के आते हैं। एक तो USB से एंटीना निकल रहा होता है, मतलब USB डायरेक्ट लगा दो पीछे में, उससे एंटीना निकल रहा है। एंड दूसरा PCI स्लॉट वाला, जो आपके मदरबोर्ड के PCI स्लॉट में लग जाता है वाईफाई कार्ड। सो देख लो, अगर आपके मदरबोर्ड में खाली PCI X1 स्लॉट है, छोटा सा मैं दिखा रहा हूँ फोटो में, तो आप वाईफाई कार्ड ले सकते हो PCI वाला। 600-700 के आसपास आराम से आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आप USB वाला भी लगा सकते हो, वो थोड़ा महंगा आता है, 900-1000 रुपए के आसपास, अच्छा वाला अगर आप ढूंढ रहे हो तो TP-Link या D-Link ब्रांड का। बाकी ब्लूटूथ के लिए TP-Link का मैं भी यूज कर रहा हूँ, ये छोटा सा इस तरीके का देख सकते हो आप, डोंगल रहता है। ब्लूटूथ 5.0 भी है, 4.0 वर्जन भी है, 100 रुपए का डिफरेंस रहता है। आई वुड से कि 5.0 ही लेना। सो अगर आपने सस्ता मदरबोर्ड ले रखा है तो आपको ये जुगाड़ करना ही पड़ेगा, मतलब दोनों अलग अलग या एक साथ आप लगा सकते हो, और कोई चारा नहीं है आपके पास। लेकिन अगर आप नया मदरबोर्ड लेने वाले हो तो मेक श्योर कि वाईफाई वाला ही लेना भाई। वाईफाई एंड नॉन वाईफाई वाले में मुश्किल से 1000-1500 रुपए का डिफरेंस आता है। एंड मदरबोर्ड में जो इंटीग्रेटेड वाईफाई वाला रहता है ना, वो ज्यादा बेटर स्पीड और स्टेबिलिटी आपको देता है कनेक्शंस के साथ, क्योंकि वो मदरबोर्ड के मॉडेम के साथ इंटीग्रेटेड है भाई, वो उसी के लिए बना है। इसीलिए बाद में खर्चा करने से अच्छा वाईफाई ब्लूटूथ वाला ही मदरबोर्ड लेना चाहिए। पाकिस्तान भेज दोगे पीसी? नहीं भाई, पाकिस्तान में अभी नहीं भेजते हैं।
अभी सिर्फ पैन इंडिया शिपिंग हमारा चल रहा है, पाकिस्तान में पता नहीं कैसे होगा। 50 के पीसी में कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? देखो भाई, हमारे पास ईएमआई अवेलेबल है। ईएमआई आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, एंड कार्डलेस ईएमआईज हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड एंड सिलेक्टेड डेबिट कार्ड पे है। कार्डलेस ईएमआईज में क्या होता है कि बहुत सारे थर्ड पार्टी जैसे स्नैपपिंट हो गया और भी बहुत सारे हैं, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, वो भी इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। बाकी अभी तो क्रेडिट कार्ड से करते हो तो वो तो आपका क्रेडिट बैंक के थ्रू हम लोगों को पूरा का पूरा आ जाता है। बाकी आप सिलेक्ट कर सकते हो कितने मंथ्स का ईएमआई आपको चाहिए वाइल पेमेंट। वहां पे चेक बॉक्स चेक मार्क करने का आता है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 18 मंथ्स। तो वो अपने हिसाब से आप चेक करके ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो। जैसे अमेजोन पे होता है, फ्लिपकार्ट पे होता है, सेम वैसे ही क्रेडिट कार्ड एंड सिलेक्टेड डेबिट कार्ड से। बाकी अब हम लोग कार्डलेस ईएमआईज जब इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब लेके आ जाएंगे फाइनली, तब उसमें जहां तक मेरे हिसाब से है कि 33% या 25% डाउन पेमेंट करना रहता है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द मनी ईएमआईज में चलता है। बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स होते हैं मोस्टली, एंड कुछ लोगों के पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं होता, तो आजकल कार्डलेस ईएमआईज भी बहुत चल गया है, तो भी हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। भाई RX 9060 XT 16 GB लिया, ये 5 क्या बोला तूने? ये कोई इनसे सीखे। भाई RTX 9060 XT 16 GB लिया, ये 550 वॉट PSU में ठीक होगा। हाँ, 9060 XT के लिए मिनिमम PSU रिकमेंडेड है 550 वॉट्स का, अच्छा 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड फ्रॉम अ रेप्यूटेड ब्रांड। अगर आपको नहीं पता कौन से अच्छे अच्छे पावर सप्लाई है रेप्यूटेड ब्रांड्स के, तो ये वीडियो आप देख सकते हो, इसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। बाकी 550 वॉट्स डिपेंड ये भी करता है कि आप प्रोसेसर कौन सा ले रहे हो। अगर आप 14400F से ऊपर जा रहे हो तो आई वुड से कि 650 वॉट्स के साथ जाओ। अगर 14400F के ऊपर क्या आता है, 14500 है आपके पास, या फिर 14600K है अनलॉक्ड वाला, या फिर 7600X के ऊपर जा रहे हो आप, 7700X के आसपास, तब आपको 650 वॉट लेना चाहिए, क्योंकि CPU का भी देखना पड़ता है ना, वो भी पावर लेता है। मुझे होम पीसी बिल्ड करना है, क्या मैं उसमें सर्कल का PSU यूज कर सकता हूँ या फिर कूलर मास्टर 450 वॉट लूं? वही डिपेंड करता है आप उसमें क्या लगाने वाले हो। 450 वॉट में तो मैक्सिमम देखो 12400F प्लस 3050 या 4060 आ सकता है मैक्सिमम, वो भी अच्छा कूलर मास्टर वाला ही लेना। कूलर मास्टर, कॉर्सर, डीप कूल, एंटेक, MSI, गीगाबाइट, इन सब के पावर सप्लाई अच्छे रहते हैं भाई। अगर आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाने वाले हो RTX सीरीज का, तो एटलीस्ट इतना आपको लेना ही चाहिए, 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड। मेरे पास कितने सारे पीसी बिल्ड्स के ऑर्डर्स एंड क्योटेशंस आते हैं भाई, सब लोग पावर सप्लाई पे ही चीप आउट कर लेते हैं। मतलब 1000 रुपए का या फिर 1500 रुपए का वो सस्ते वाले पावर सप्लाई आते हैं ना, कुछ कुछ तो भाई टीन वाले पावर सप्लाई लगाने लगते हैं। भाई पावर सप्लाई में ऐसे चीप आउट नहीं करना है। पावर सप्लाई इज द जान ऑफ योर कंप्यूटर। सारे कंपोनेंट्स में पावर उसी से जा रहा है। अगर लाइट में कुछ फ्लक्चुएशन हुआ, अगर आपके यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता है इलेक्ट्रिसिटी में, अगर पावर सप्लाई उतना पावर नहीं दे पाया, ओवर वोल्टेज आ गया या फिर करंट ज्यादा आ गया, तो आपका पीसी डैमेज हो सकता है, मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है। इसलिए पावर सप्लाई पे कभी चीप आउट नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके नीचे उन्होंने फिर पूछा है कि 3400G और MSI B450M मदरबोर्ड, इसमें कौन सा पावर सप्लाई यूज करो? हाँ, आराम से भाई 3400G में APU पीसी बिल्ड आप एकदम बजट में रह के बिल्ड करना चाह रहे हो तो आप एंटी स्पोर्ट्स का VS सीरीज के साथ जा सकते हो, VS 450L। ये मैं एकदम मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करोगे तो एटलीस्ट एंटी स्पोर्ट्स का RX 550 जा सकते हो, या फिर वही जो आपने बोला कूलर मास्टर का 450 वॉट पावर सप्लाई। वीडियो एडिटिंग के लिए Ryzen 5 5600 GT कैसा रहेगा? देखो, वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप एकदम बजट में पीसी बिल्ड कर रहे हो, बाद में आप ग्राफिक कार्ड लगाओगे, तो आराम से 25 to 30,000 के बीच में 5600 GT के साथ पीसी बिल्ड हो सकता है। एंड ये इकलौता APU है जो कि इस प्राइस रेंज में मिल रहा है। 5500 GT बहुत कम मिल रहा है, या मिल रहा है तो ओवर प्राइस्ड है। 5600G बंद हो गया, उसके जगह पे 5600 GT आ गया। एंड 4600G भी आउट ऑफ स्टॉक है, अब नहीं मिलता। तो ओनली 5600G इज द बेस्ट बजट APU जो कि आप बिल्ड कर सकते हो AM4 प्लेटफॉर्म पे अंडर 30,000। बात करें एडिटिंग की
तो आराम से 1080p 30 fps की मीडियम लेवल एडिटिंग करा देगा, सिंगल लेयर 1080p वाली। मतलब डबल लेयर भी आप कर सकते हो, लेकिन बाद में अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फाइल है एंड इफेक्ट्स भी लगा देते हो तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी सिंगल लेयर में 2-3 इफेक्ट लगा के आराम से एडिट कर सकते हो। एंड फ्यूचर में अगर आप ग्राफिक कार्ड लगा लेते हो हल्का फुल्का, जैसे 3050 भी वीडियो एडिटिंग के लिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में आपका CPU ज्यादा मायने करता है एंड GPU बस रेंडर में आपका काम देता है, तो मस्त एडिटिंग हो जाएगी 1080p की हाई लेवल वाली। भाई DDR5 लेना चाहिए या DDR4 लेना चाहिए 2025 में? देखो भाई, अब भी है ना, DDR5 ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि DDR4 रैम्स की प्राइजेस ना अभी बहुत ज्यादा चल रही है। मतलब मुश्किल से 2000 रुपीज का 8GB का स्टिक मिल रहा है एंड 16GB स्टिक 3500 3300 के आसपास मिल रहा है। मतलब किसी भी ब्रांड का अगर एकदम कम से कम, अभी ब्रांड छोड़ो, किसी भी ब्रांड का सबसे कम में भी ले लोगे ना तो ये हाल है DDR4 रैम्स का। एंड DDR5 रैम्स आपको आराम से 3900 के आसपास स्टार्ट हो जाता है G-Skill का एंड क्रूशियल का। एंड मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड DDR5 एंड DDR4 बजट वाले में बहुत ही कम डिफरेंस है, 500-600 मैक्सिमम 1000 रुपए का डिफरेंस है। तो आप DDR5 के साथ ही जाओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि DDR4 अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मतलब बजट में बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन रैम ऐसी चीज है ना कि 10 साल बाद भी, 5-6 साल बाद भी वो खराब नहीं होती है। बहुत सारे ब्रांड लाइफ टाइम 10 ईयर्स की वारंटी देते हैं रैम के ऊपर। तो आप DDR5 पे बिल्ड कर लोगे। अब तो अफोर्डेबल बहुत हो गया, पहले तो बहुत महंगा था 2-3 साल पहले जब नया नया आया था। तो एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि अगर आप बजट में पीसी बिल्ड करते हो तो बहुत सारे मदरबोर्ड हैं जिसमें सिर्फ 2 रैम के स्लॉट्स आते हैं, तो मतलब 2 स्टिक आप उसमें लगा सकते हो रैम की। अब DDR4 आप लेने जाओगे तो अगर आपको डुअल चैनल में चलाना है तो आप 8GB की 2 स्टिक लोगे, तो आपका दोनों रैम का स्लॉट्स भर जाएगा 16GB में डुअल चैनल में चलाने के चक्कर में। एंड बहुत सारे गेम्स अब 16GB से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। एंड अगर आप वीडियो एडिटिंग जैसा काम करते हो तो 16GB से ज्यादा की रिक्वायरमेंट रहती है। 3D मॉडलिंग, 3D रेंडरिंग, अलग अलग टाइप के वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में, तो वहां पे आपको 16GB का सिंगल स्टिक लगाना पड़ता है, जिसके कारण आपका डुअल चैनल में इनिशियली पीसी नहीं चल पाता है। ऐसे केस में अगर आप DDR5 रैम लेते हो तो वो DDR5 रैम इटसेल्फ, उसके टाइमिंग्स एंड मेगाहर्ट्ज इतने फास्ट हैं कि वो इटसेल्फ DDR4 रैम के 2 स्टिक डुअल चैनल के बराबर चलता है। एंड DDR5 रैम में ओनली 16GB के ही किट आते हैं। देखो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आते हैं, जैसे G-Skill हो गया, हमारा क्रूशियल हो गया, कॉर्सर हो गया, टीम ग्रुप हो गया। ऑफ कोर्स कॉर्सर अभी बहुत महंगा चल रहा है। क्रूशियल या G-Skill लेते हो तो बहुत सस्ता पड़ेगा आपको एट सेम फ्रीक्वेंसी, सेम परफॉर्मेंस। ये जो 4 ब्रांड्स हैं ये बेस्ट रहते हैं भाई। सो DDR4 मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, DDR5 के साथ ही जाना चाहिए अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है। थोड़ा भी, मतलब ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म AM4 प्लेटफॉर्म पे बना रहे हो जो कि DDR4 पे ही बेस्ड है। Ryzen 5 5600 एडिटिंग के लिए अच्छा है। 5600X, देखो 5600X अभी महंगा चल रहा है, मतलब 10 से 11,000 के बीच में उसकी प्राइसिंग चल रही है। एंड आपको 12400F 10,000 के आसपास ही मिल जाएगा। अभी उसकी प्राइसिंग बढ़ गई है, पहले आराम से 9500 के आसपास मिल जाता था। अभी डॉलर रुपी वैल्यू थोड़ा हमारा गिरा है, तो उसके वजह से 12400F एंड 14400F की प्राइसिंग थोड़ी बढ़ी है। तो 12400F आपको 10,500 के बीच में मिल जाएगा। मैं बोलूंगा 12400F के साथ ही जाना, क्योंकि 5600X में अगेन आपको DDR4 प्लेटफॉर्म का वो पीसी है, DDR5 सपोर्ट नहीं करता है। एंड 12400F में वेरेज आप DDR5 लगा सकते हो आराम से, सेम बजट में, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए मैं 5600X, अब मैं AM4 प्लेटफॉर्म को उतना रिकमेंड नहीं करता अनटिल एंड अनलेस आप 5600G पे बना रहे हो बजट में। भाई मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, Ryzen 5 7600 और 7600X में कौन सा लूं? B450 S2H में जो चल जाए विदाउट एनी बॉटलनेक। और सेम एक और कमेंट है उन्हीं का सेम, हाई आई हैव अ क्वेश्चन, गीगाबाइट 7600X 105 वॉट TDP डीप कूल AG 400 प्लस के साथ चल जाएगा या फिर AK 620 क्रिएट अ बॉटलनेक और नॉट इन माई मदरबोर्ड, इज ओके और नॉट विद दिस CPU प्लीज टेल मी। सो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि 7600X या 7600 नॉन X, इन्होंने जो मदरबोर्ड सिलेक्ट किया B650M S2H जो कि गीगाबाइट का है, आई थिंक 8,500 से 9,000 के आसपास, मतलब एकदम एंट्री लेवल है। सो मैं
मैं इनको बोलूंगा कि आप 7600 नॉन एक्स के साथ ही जाना अगर आप इस मदरबोर्ड के साथ जा रहे हो, क्योंकि ये मदरबोर्ड एकदम मतलब चीप है, एकदम एंट्री लेवल है। इसमें कोई वाईफाई ब्लूटूथ भी नहीं आता है और कोई हीट सिंक भी नहीं आता है। अभी मैंने इसके इमेजेस चेक किए, इसके ऊपर कोई VRM के ऊपर हीट सिंक भी नहीं है। बट बेसिकली मैं बोलूँ ना तो इतने थोड़ा बहुत ज़्यादा चीप आउट कर दिया आपने मदरबोर्ड के ऊपर, थोड़ा 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा डाल के एटलीस्ट MSI का B760M गेमिंग वाईफाई ले लो, आराम से 10,500 के आसपास मिल जाएगा आपको। उसमें आप Ryzen 5 7600 नॉन एक्स लगा लेना, प्लस उसमें मैंने जो पहले बताया वाईफाई ब्लूटूथ भी मिल जाता है, तो अलग से आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7600X मैं आपको इसीलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि उसकी TDP है 105 वॉट्स, 7600 नॉन एक्स की है 65 वॉट्स एंड मैक्सिमम ये 80 to 90 वॉट्स के बीच में ही रहता है फुल लोड पे। whereas 7600X वाला जो वेरिएंट है वो 150 वॉट 140 वॉट के बीच में चला जाता है ऑन 100% लोड। तो उस केस में आपको थोड़ा और अच्छा मदरबोर्ड लेना पड़ेगा, इसीलिए नॉन एक्स के साथ जाने को बोल रहा हूं मैं आपको। दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 5-6% का डिफरेंस है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में। बाकी 7600 के साथ आप एक डिसेंट सा एयर कूलर लगा लोगे, मोर देन इनफ है। एंटी स्पोर्ट्स का आइस C400 आता है, एंटेक का भी आता है, वो आराम से लगा लो, 4 कॉपर हीट पाइप्स वाले, आराम से कूल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7600X के साथ अगर आप जाते हो तो डिसेंट आपको एयर कूलर लेना पड़ेगा या फिर 240 mm का AIO लेना पड़ेगा, तो वहां पे अभी आपका खर्चा बढ़ जाएगा। इसीलिए 7600 नॉन एक्स के साथ जाने को बोल रहा हूं मैं। बाकी बॉटल नेक तो कुछ नहीं होगा भाई, बॉटल नेक GPU CPU को बॉटल नेक करता है, मेनली हम लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन आपने GPU बताया नहीं है आप कौन सा यूज करोगे, मे बी आप बाद में लगाओगे, तो बाद में आप मैक्सिमम इसमें अप टू 50-70 तक लगा सकते हो विदाउट एनी बॉटल नेक। बाकी ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने छाट के लाए थे। इंपॉर्टेंट कमेंट्स के अगले एपिसोड के लिए अपने क्वेश्चन जरूर ड्रॉप डाउन कर देना इन द कमेंट सेक्शन। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बाकी अगर कोई पीसी बिल्ड कराना था एंड आप कंफ्यूज हो रहे हो तो डू मैसेज या कॉल अस ऑन दिस नंबर। आपका ही पीसी किंग स्टोर है, अच्छे से आपका पीसी आपको रिकमेंड करके पैक करके शिप कर देंगे आपके डोर स्टेप्स तक, आप जानते ही होगे, या फिर ऑफलाइन स्टोर पे भी आ सकते हो। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जरूर चेकआउट कर लेना, स्पेशली द व्हाट्सएप चैनल इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी फ्री गेम्स डील्स। एंड गेमिंग चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। एंड आप वीडियो को शेयर जरूर करना अगर किसी को नीड हो पीसी बिल्ड की तो, एंड कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट से ही मुझे आइडिया आता है वीडियो बनाने का। बेसिकली कमेंट करोगे तभी मैं आंसर दे पाऊंगा ना भाई आपके डाउट्स का। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।